दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप प्रसन्न। हिंदी की बिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज नई बातें सीखते हैं हिंदी व्याकरण के माध्यम से हिंदी की बिंदी चैनल पर। आज का टॉपिक है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह के बारे में बात करेंगे। विराम चिन्ह क्या है? दोस्तों, आज के टॉपिक में हम आपके लिए लाए हैं एक बेहतर जानकारी। आज हम हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हिंदी में विराम चिन्ह का प्रयोग कब, कहाँ, कैसे, किस तरह से किया जाता है और कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में उदाहरणों के माध्यम से विस्तार से इस वीडियो के द्वारा हम जानेंगे। विराम शब्द का अर्थ है ठहराव या रुक जाना। एक व्यक्ति अपनी बात कहने के लिए, उसे समझाने के लिए, किसी कथन पर बल देने के लिए, आश्चर्य आदि भावों की अभिव्यक्ति के लिए कहीं कम कहीं अधिक समय के लिए ठहरता है। भाषा के लिखित रूप में उक्त ठहरने के स्थान पर जो निश्चित संकेत चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। वाक्य में विराम चिन्हों के प्रयोग से भाषा में स्पष्टता और सुंदरता आती है तथा भाव समझने में सुविधा होती है। यदि विराम चिन्हों का यथास्थान उचित प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। इस प्रकार विराम चिन्हों से अर्थ एवं भाव में परिवर्तन होता है। लिखित भाषा की तरह कथित भाषा में भी विराम चिन्ह महत्वपूर्ण होते हैं। इनका प्रयोग सही जगह पे किया जाए तो अर्थ की सही व्याप्ति होती है। महत्वपूर्ण विराम चिन्ह कौन कौन से हैं? अल्प विराम, इसका चिन्ह इस तरह का है। अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, इसके बारे में आप जानते हैं। विस्म सूचक चिन्ह, ये है। अवतरण या उद्धरण चिन्ह, ये दो तरह के होते हैं, इकहरा, दोहरा। इसे सिंगल इन्वर्टेड कोमा या डबल इन्वर्टेड कोमा भी कहते हैं। योजक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, ये तीन तरह के, जिसे छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट होता है। विवरण चिन्ह, इस तरह संकेत होता है। लोप चिन्ह, डॉट डॉट यानी बिंदी बिंदी। विस्मरण चिन्ह, यह अंग्रेजी के उल्टे वी की तरह होता है। संक्षेप चिन्ह, निर्देश चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह, बराबर जिसको कहते हैं। संकेत चिन्ह, स्टार जैसा होता है, कोई चीज छूट जाए तो उसके बारे में। समाप्ति सूचक चिन्ह, इस तरह का। विराम चिन्हों का प्रयोग एक एक करके बारे में विस्तार जानते हैं। सबसे पहले अल्प विराम। अल्प विराम का अर्थ है थोड़ी देर रुकना, ठहरना। अंग्रेजी में इसे कोमा कहते हैं। इसके प्रयोग की निम्न स्थितियां हैं। वाक्य में जब दो या दो से अधिक समान पदों, पदांशों अथवा वाक्यों में संयोजक अव्यय और की संभावना हो, वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरणों समझते हैं। पदों में अर्जुन, जिसे अल्प विराम भीम, अल्प विराम सहदेव और कृष्ण ने भवन में प्रवेश किया। वाक्य में राम प्रतिदिन स्कूल जाता है, अल्प विराम पढ़ता है और वापस घर चला जाता है। उठकर अल्प विराम स्नान कर और खाना खाकर मोहन शहर गया। यहां अल्प विराम द्वारा पार्थक्य को दर्शाया गया है। जहां शब्दों की पुनरावृत्ति की जाए और भावातिरेक के कारण उन पर अधिक बल दिया जाए। जैसे वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। सुनो सुनो, वह गा रही है। समानाधिकरण शब्दों के बीच में, जैसे विधेयराज की पुत्री वैदेही राम की पत्नी थी। जब कई शब्द जोड़े से आते हैं तब प्रत्येक जोड़े के बाद अल्प विराम लगता है। जैसे संसार में सुख और दुख, रोना और हंसना, आना जाना लगा रहता है। क्रिया विशेषण वाक्यांश के साथ, जैसे उसने गंभीर चिंतन के बाद यह काम किया। यह बात यदि सच पूछो तो
मैं भूल ही गया था। हाँ, अस्तु के बाद जैसे हाँ आप जा सकते हैं, की के अभाव में जैसे मैं जानता हूं कल तुम यहां नहीं थे, संज्ञा वाक्य के अलावा मिश्र वाक्य के शेष बड़े उपवाक्यों के बीच में जैसे यह वही पुस्तक है जिसकी मुझे आवश्यकता है। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। वाक्य के भीतर एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने में जैसे राम ने आम, अमरूद, केले आदि खरीदे। उद्धरण चिन्हों के पहले जैसे उसने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। समय सूचक शब्दों को अलग करने में भी इनका प्रयोग होता है जैसे कल गुरुवार दिनांक 20 मार्च से परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। कभी कभी संबोधन के बाद भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है जैसे सीता तुम आज भी स्कूल नहीं गई। पत्र में अभिवादन समापन के साथ जैसे पूज्य पिताजी, भवदीय आदि। अर्ध विराम, इसका चिन्ह आप देख लीजिए, इस तरह का होता है। अंग्रेजी में इसे सेमी कॉलन कहते हैं। अर्ध विराम का प्रयोग प्रायः विकल्पात्मक रूप में ही होता है। जब अल्प विराम से अधिक था पूर्ण विराम से कम ठहरना पड़े तो अर्ध विराम का प्रयोग होता है जैसे अब खूब परिश्रम करो परीक्षा सन्निकट है, शिक्षक ने मुझसे कहा तुम पढ़ते नहीं हो। जब संयुक्त वाक्यों के प्रधान वाक्यों में परस्पर संबंध नहीं रहता जैसे कि सोना बहुमूल्य धातु है पर लोहे का भी कम महत्व नहीं है, उन पूरे वाक्यों के बीच में जो विकल्प के अंतिम समुच्चय बोधक द्वारा जोड़े जाते हैं जैसे राम आया, उसने उसका स्वागत किया, उसके ठहरने की व्यवस्था की और उसे खिलाकर चला गया। एक प्रधान पर आश्रित अनेक उपवाक्यों के बीच में भी इसका प्रयोग होता है जैसे जब तक हम गरीब हैं, बलहीन हैं, दूसरे पर आश्रित हैं, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। सूर्योदय हुआ, अंधकार दूर हुआ, पक्षी चहक चाहने लगे और मैं प्रातः भ्रमण को चल पड़ा। तो इस तरह के प्रयोग में भी इसका प्रयोग होता है। विभिन्न उपवाक्यों पर अधिक जोर देने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। मेहनत ही जीवन है, आलस्य ही मृत्यु है। मिश्र और संयुक्त वाक्यों में विपरीत अर्थ प्रकट करने या विरोधपूर्ण कथन प्रकट करने वाले उपवाक्यों के बीच में उससे कहना, उनसे कहना, पर यह मत कहना। अब बात करते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह से विराम लेना, अर्थात जब वाक्य पूर्णतः अपना अर्थ स्पष्ट कर देता है तो पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, या जिस चिन्ह के प्रयोग करने से वाक्य के पूर्ण हो जाने का ज्ञान होता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। अंग्रेजी में इसे फुल स्टॉप कहते हैं। पूर्ण विराम का प्रयोग निम्न दशाओं में किया जाता है। साधारण मिश्र या संयुक्त वाक्य की समाप्ति पर जैसे उसने कहा था, राम स्कूल जाता है, प्रयाग में गंगा यमुना का संगम है, यदि राहुल पढ़ता तो अवश्य उत्तीर्ण होता। प्रायः शीर्षक के अंत में भी पूर्ण विराम का प्रयोग होता है जैसे विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, नारी और भारतीय समाज। अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है जैसे उसने बताया नहीं कि वह कहाँ जा रहा है। काव्य में दोहा, सोरठा, चौपाई के चरणों के अंत में जैसे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नसूचक वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर किया जाता है। इसका प्रयोग निम्न स्थितियों में किया जाता है: जहां लिखित या मौखिक प्रश्न पूछे जाएं, जहां स्थिति निश्चित न हो, व्यंग्योक्तियों के लिए जैसे आप क्या कर रहे हो, कल आप कहाँ थे, इस तरह से प्रश्न हो तो उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। आप शायद पंजाब के रहने वाले हो, जहां भ्रष्टाचार है वहां ईमानदारी कैसे रहेगी, इतने छात्र कैसे आ पाएंगे, विवाह में अनिल, सोनू एवं विनोद आए पर तुम क्यों नहीं आए। विस्मय आदि बोधक चिन्ह। जब वाक्य में हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय आदि भाव व्यक्त किए जाएं तो वहां इस चिन्ह यानी कि विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
इसके अलावा आदर सूचक शब्दों, पदों और वाक्यों के अंत में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे हर्ष सूचक वाह खूब खेले, करुणा सूचक हे ईश्वर सबका भला करो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, घृणा सूचक छी कितनी गंदी बात कर रहा है, दुष्ट को धिक्कार है, विषाद सूचक हाय राम ये क्या हो गया, विस्मय सूचक सुनो रमेश पास हो गया, हैं क्या कह रहे हो, इस तरह के उदाहरण। अब उद्धरण या अवतरण चिन्ह, जब किसी कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है तो उस कथन के दोनों ओर इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह के दो रूप होते हैं, इकहरा उद्धरण, जब किसी कवि या उपनाम, पुस्तक का नाम, पत्र पत्रिका का नाम, लेख या कविता का शीर्षक आदि का उल्लेख करना हो तो इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर ओज के कवि हैं, निराला हिंदी के प्रसिद्ध महाकवि हैं, भारत भारती एक प्रसिद्ध काव्य रचना है, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं, राजस्थान पत्रिका एक प्रमुख समाचार पत्र है, विजडन पत्रिका को क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है, ठीक ही कहा है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दोहरा उद्धरण, जब किसी व्यक्ति या विद्वान तथा पुस्तक के अवतरण या वाक्य को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए तो वहां दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे महावीर जी ने कहा अहिंसा परमो धर्म, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है तिलक, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस। योजक चिन्ह, अंग्रेजी में प्रयुक्त हाइफन को हिंदी में योजक चिन्ह कहते हैं, इसे समास चिन्ह भी कहते हैं। हिंदी में अधिकतर इस चिन्ह के स्थान पर डैश का प्रयोग प्रचलित है। यह चिन्ह सामान्यतः दो पदों को जोड़ता है और दोनों को मिलाकर एक समस्त पद बनाता है, लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है। इसका प्रयोग निम्न स्थितियों में किया जाता है, दो शब्दों को जोड़ने के लिए तथा द्वंद्व एवं तत्पुरुष समास में, जैसे सुख दुख, माता पिता, प्रेम सागर, पुनरुक्त शब्दों के बीच में जैसे धीरे धीरे, डाल डाल, पात पात, तुलनावाचक सा सी से पहले लगता है, तुम सा, भरत सा, भाई, यशोदा सी माता, शब्दों में लिखे जाने वाली संख्याओं के बीच में जैसे एक तिहाई, एक चौथाई आदि। कोष्टक चिन्ह, किसी भी बात को और स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कोष्टक में लिखा गया शब्द प्राय विशेषण होता है। इस चिन्ह का प्रयोग निम्न स्थितियों में होता है, वाक्य में प्रयुक्त किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने हेतु, जैसे धर्मराज युधिष्ठिर पांडवों के अग्रज थे, अगर धर्मराज को नहीं समझ पाए तो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बेहद सादगी पसंद थे, यानी कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति। नाटक या एकांकी में पात्र के अभिनय के भावों को प्रकट करने के लिए, जैसे राम हंसते हुए अच्छा जाइए, नल खिन्न होकर, और मेरे दुर्भाग्य तूने दमयंती को मेरे साथ बांधकर उसे भी जीवन भर कष्ट दिया। विवरण चिन्ह, इसे अंग्रेजी में कॉलन एंड डैश कहते हैं। किसी कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए या उसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए वाक्य के अंत में इसका प्रयोग होता है। जैसे पुरुषार्थ चार हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। लोप सूचक चिन्ह, जहां किसी वाक्य या कथन का कुछ अंश छोड़ दिया जाता है वहां इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं तो परिणाम भोग रहा हूं, कहीं आप अधूरा रह गया, तुम्हारा सब काम करूंगा डॉट डॉट, बोलो बड़ी मां। विस्मरण चिन्ह, अंग्रेजी के उल्टे वी जैसा होता है, ये कोई चीज छूट जाए तब लगाया जाता है। इसे हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह भी कहते हैं। जब किसी वाक्य या वाक्यांश में कोई पद, कोई शब्द लिखने से छूट जाए तो छूटे हुए शब्द के स्थान के नीचे इस चिन्ह का प्रयोग कर छूटे हुए शब्द या अक्षर को ऊपर लिख देते हैं। जैसे कि भारत मेरा देश है, ऋतु डैश सुंदर लड़की है। संक्षेप चिन्ह या लाघव चिन्ह, किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने हेतु उस शब्द का प्रथम अक्षर लिखकर उसके आगे यह चिन्ह लगा देते हैं। प्रसिद्धि के कारण लाघव चिन्ह होते हुए भी वह पूर्ण शब्द पढ़ लिया जाता है। जैसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रा उ मा वी, प्राध्यापक के लिए प्रा, डॉक्टर के लिए डा, पंडित के लिए पाय, मास्टर ऑफ आर्ट्स के लिए MA आदि। निर्देशक चिन्ह, अंग्रेजी में इसे डैश कहते हैं। यह चिन्ह योजक चिन्ह से बड़ा होता है। इस चिन्ह के दो रूप हैं। इसका प्रयोग निम्न अवसरों पर होता है, यानी कि एक छोटा एक बड़ा। उद्धृत वाक्य के पहले, जैसे उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, किसी विषय के साथ तत्संबंधी अन्य बातों की सूचना देने में। जैसे साहित्य के दो भाग हैं, गद्य और पद्य,
समानाधिकरण शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों के बीच में, जैसे कि आंगन में ज्योत्सना चांदनी छिटकी हुई थी। लेख के नीचे लेखक या पुस्तक के नाम लिखते हैं तब। रघुकुल रीत सदा चली आई, तुलसी। जहाँ विचारधारा में व्यक्तिक्रम पैदा हो, जैसे कौन कौन उत्तीर्ण हो जाएंगे, समझ में नहीं आता। तुल्यता सूचक चिन्ह यानी बराबर का। समानता या बराबरी बताने के लिए, मूल्य अथवा अर्थ का ज्ञान कराने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि अनल, अग्नि, 1 किलो, 1000 ग्राम। संकेत चिन्ह यानी कि स्टार होता है ये। जब कोई नियम या मुख्य बातें बतानी हो तो उसके पहले संकेत चिन्ह लगा देते हैं, जैसे स्वास्थ्य संबंधी निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, प्रातःकाल उठना चाहिए, भ्रमण के लिए जाना चाहिए। समाप्ति सूचक चिन्ह या इतिश्री चिन्ह, जब कोई बात, कोई अध्याय समाप्त हो उसके बाद किसी अध्याय या ग्रंथ की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह चिन्ह कई रूपों में प्रयोग लिया जाता है, किया जाता है, जैसे कि ये दोनों उदाहरण आपको दे रखे, इस तरह से इसका पहचान होती है। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक, विराम चिन्ह। आशा करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा, और जब भी आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें तो इस वीडियो को देखकर आप विराम चिन्ह संबंधी किसी भी प्रकार की त्रुटि न करेंगे और बेहतर तरीके से उसे समझ करके लिख पाएंगे, ऐसी आशा है हमें। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और यदि किसी विशेष टॉपिक पर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमें बताएं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। वैसे हम लगातार हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य से संबंधित तमाम टॉपिकों पर वीडियो बना रहे हैं और बनाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।